हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विथ हिमांशु यूट्यूब चैनल। आपको जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके लिए मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का पूरा कंप्यूटर संबंधित कोर्स लाऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आज से मैं अपने पहले क्लास की शुरुआत करता हूं। जैसे में सबसे पहला क्लास है कंप्यूटर के मूलभूत तत्व। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हम पूरे कंप्यूटर के फंडामेंटल को जानेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, कंप्यूटर का कौन कौन सा भाग होता है और किस तरह से ये वर्क करता है, ये सारे चीज़ों को हम लोग इसमें जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की। तो कंप्यूटर एक ऐसा डिज़ाइन है जो किसी इन्फॉर्मेशन को देता है। कहने का मतलब ये है, कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत डिजाइन का परिचय। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न भाग किसी तरह से संगठित होते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बनता है और उसके बाद कंप्यूटर हमको उसके माध्यम से किसी सुव्यवस्थित इन्फॉर्मेशन को देता है। तो कहने का अर्थ है, अगर आपको कोई पूछता है कि कंप्यूटर किस तरह से बनता है, तो हम लोग कहेंगे कंप्यूटर विभिन्न सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से संगठित करने से बनता है या मदद से बनता है। अगर बात करते हैं कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर बनाने का उद्देश्य क्या है या कंप्यूटर पढ़ने का उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य में जब हम लोग जाएंगे तो इसका पहला क्रम आता है कि हम लोग कंप्यूटर के मूलभूत संरचना, मतलब कंप्यूटर का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से कंप्यूटर बना होता है, इसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद हम लोग विभिन्न प्रकार के इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे और वो किस तरह से वर्क करता है। सॉफ्टवेयर और उसका वर्गीकरण, यानी कि सॉफ्टवेयर के क्लासिफिकेशन को भी हम लोग इस चैप्टर में डिफाइन करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। बहुत लोग इसके बीच में फंस जाते हैं, उनको सारा सॉफ्टवेयर एक जैसा ही दिखता है। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और दोनों के बीच में अंतर हम लोग स्पष्ट करेंगे। कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होता है, जैसे कि हम लोगों का बोलचाल की भाषा होती है कि हम लोग बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, इटालियन में, उसी तरह कंप्यूटर का भी भाषा अपना होता है। जैसे कि आगे जाएंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर का कौन कौन सा भाषा है, कोबाल है, जावा है, सी है, प्लस प्लस है, ये सारा कंप्यूटर, वो तो आगे हम लोग कंप्यूटर के भाषा के क्लासिफिकेशन के बारे में भी जानेंगे। अगर उसके बाद आपका सबसे पहला प्रश्न आता है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर तो कंप्यूटर डाटा, दो चीज़ से कंप्यूटर बनता है। एक है हमारा पहला डाटा और दूसरा हमारा होता है इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन, तो कंप्यूटर में डाटा और इंफॉर्मेशन का ही काम है। तो यहाँ पर कंप्यूटर क्या है ये पूछा जाता है, तो किसी डाटा को चाहे आपके कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में कोई भी पिक्चर हो, या आपके कंप्यूटर या मोबाइल में कोई भी गाना हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आपके कंप्यूटर में जो भी है सारा का सारा डाटा है। तो किसी डाटा को जब अर्थपूर्ण जानकारी में कन्वर्ट करता है, अर्थपूर्ण जानकारी, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। और कंप्यूटर का यही काम है किसी भी डाटा को अर्थपूर्ण जानकारी, मतलब कि इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, डाटा टू इंफॉर्मेशन, उसी को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो यहाँ पर आपको बस दो तीन चीज़ों को याद रखना है। कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करता है, उसको स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको रिट्राइव भी कर सकता है। तो अगर आपको बस ये चार शब्द याद रखने के बाद आप पूरे कंप्यूटर के प्रोसेस को समझ जाएंगे। अगर आपको कोई पूछता है कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर आईपीओ पर काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कंप्यूटर किस पे काम करता है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इनपुट का मतलब, जो हम लोग कंप्यूटर में डाटा को फीड करते हैं, डाटा को देते हैं, वो क्या हो गया हमारा, कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है तो वो हो गया हमारा इनपुट। और जब इनपुट देते हैं तो उसको अपने अंदर वो स्टोर करता है,
तो स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद प्रोसेस करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोसेस। और आउटपुट हमको एक रिजल्ट देता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट। तो यदि आपको कंप्यूटर कहता है कंप्यूटर का प्रिंसिपल क्या है, तो हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का प्रिंसिपल आईपीओ, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट है। अगर आपको कोई पूछता है तो सिंपल भाषा में कहेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है, उसी को कंप्यूटर कहते हैं। उसी को यहाँ पर दूसरे भाषा में बताया गया है, जो डाटा को एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और रिट्राइव कर सकता है, उसी को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। अब आगे हम लोग कंप्यूटर की संरचना के बारे में करेंगे। आपको हम यहाँ पर बता दिए आईपीओ, बस इतना ही याद रखना है, कंप्यूटर की पूरी संरचना बस आईपीओ पर ही घूमती है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब प्रोसेस के बीच में कुछ काम होता है, जैसे कि आपको पीछे भी बताया कि वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को। स्टोर करने के बाद उसमें 3 चीज होता है, एक हो गया आपका मेमोरी यूनिट एमयू, और एक हो गया आपको कंट्रोल यूनिट सीयू, और एक हो गया आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। ये 3 चीज आपको, यहां भी आईपीओ ही है। इनपुट, अगर जब भी हम लोग कुछ इनपुट देते हैं तो वो उसको 3 पार्ट में काम करता है, मेमोरी यूनिट में, कंट्रोल यूनिट में, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में तो उसके बाद ये जिस डाटा जिस प्रकार का होता है उस तरह से उसको कन्वर्ट करने के बाद हमको एक आउटपुट के रूप में रिजल्ट को देता है। तो कंप्यूटर की संरचना आईपीओ पर, कंप्यूटर की संरचना किस पे रहती है, आईपीओ पर। तो आप समझ गए। अगर आपको कोई पूछता है कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है, उसी को कंप्यूटर कहते हैं। और अगर संरचना की बात करें तो कंप्यूटर इनपुट लेता है और कंप्यूटर प्रोसेस करने में मेमोरी यूनिट में लेगा या तो कंट्रोल यूनिट में लेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में लेगा, ये हो गया आपको प्रोसेस में। और आउटपुट हो गया कि जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आपका आउटपुट हो गया। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, वर्क, कंप्यूटर का क्या वर्क होता है। तो 5 इंपॉर्टेंट वर्क है, उसको हम लोग जानेंगे। यह इनपुट द्वारा डाटा या निर्देश स्वीकार करता है। आपको अभी बताए थे कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, इनपुट लेगा और यह डाटा को संग्रहित करता है, जो आपको बताया स्टोर करता है। यह उपयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार डाटा को संसाधित करता है। आपको बताया अभी मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसको जिस प्रकार से कन्वर्ट करना होगा उस तरह से इसको कन्वर्ट करेगा हमारी ज़रूरतों के हिसाब से। यह परिमाणों को मनचाहे रूप में आउटपुट के रूप में दर्शाता है। यह हमको क्या देता है, जैसा हम चाहते हैं उस प्रकार को हमको आउटपुट देता है। कंप्यूटर के भीतरी ऑपरेशनों को नियंत्रित करता है। अंदर में जो काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर को हम छोड़ देते हैं तो वो काम करना बंद कर देता है, वो ऑटोमेटिक उसके अंदर अलग अलग फीचर वर्क करते रहता है। अब सबसे पहले आते हैं यहाँ पर जो हम लोग पढ़े थे, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसको हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। इनपुट, डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में प्रविष्ट कराने के लिए, यानी कि सीधा आप समझिए जब आप कंप्यूटर को देते हैं कुछ, वो हो गया आपका इनपुट। जैसे आप खाना खा रहे हैं, वो हो गया आपका इनपुट। तो इनपुट ये होता है कि जब आप कंप्यूटर को इधर से कीबोर्ड के माध्यम से हो, माउस के माध्यम से हो, जॉयस्टिक के माध्यम से हो, या किसी भी प्रकार से आप कंप्यूटर को कुछ डाटा को दे रहे हो, तो वो हो गया आपका इनपुट। तो सीधा हम लोग समझेंगे डाटा को कंप्यूटर में इंटर करवाना क्या हो गया, इनपुट। डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करवाना, समझ में आ गया, इंटर करवाना क्या हो गया, इनपुट। अब आता है एक कंट्रोल यूनिट, सीधा कंट्रोल यूनिट जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर को कंट्रोल करने का मतलब जो हम लोग इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, सोर्स देते हैं, उस पर जो काम करके उसको कंट्रोल करता है, उसी को कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अब इसमें दिया हुआ है इनपुट आउटपुट संसाधन और भंडारण की प्रक्रिया को कंट्रोल
यूनिट के निरीक्षण में की जाती है। मतलब सीधा हो गया, जब कंप्यूटर में कोई इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को कोई आउटपुट देते हैं या कोई सोर्स देते हैं जिस पे वो काम करता है, उसकी पूरी प्रक्रिया को जो नियंत्रित करता है उसी को हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं। समझ में आ गया। इनपुट हो गया जिसमें हम लोग डाटा को इंटर करवाते हैं। कंट्रोल यूनिट हो गया जिसमें इनपुट, आउटपुट, सोर्स या स्टोरेज को हम लोग क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आता है आपका मेमोरी यूनिट। डाटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब जब आप कंप्यूटर में क्या करते हैं, किसी डाटा को रखते हैं, डाटा रखने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है, तो वो होता है कहाँ पर जाता है, मेमोरी यूनिट में। आप जो भी कोई डाटा रखते हैं वो कहाँ जाता है, मेमोरी यूनिट में। अब आते हैं हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU द्वारा। अब सीधा बात, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक हो गया, मैथ में अर्थमेटिक का मतलब जानते हैं, आपका जोड़, घटाव, गुणा, भाग, मतलब यहाँ पर हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। समझ में आ गया। अब लॉजिक यूनिट, जब उसमें कुछ क्या लगा हो, लॉजिक लगा हो, जैसे कहते हो यदि इतना हो, ये लॉजिक हो गया। तो यहाँ पर जब ऐसा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हम लोग कह सकते हैं LU द्वारा मुख्य रूप से जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, तार्किक तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। मतलब सीधा हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन जितना भी होता है, चाहे वो अर्थमेटिक हो या लॉजिकल हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब आपको आता है आउटपुट। आउटपुट क्या है, जब हम कोई काम करते हैं, कंप्यूटर उसको हमको एक रिजल्ट के रूप में देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आया है। कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए जाने वाले 5 मूलभूत कार्यों को लिखे। आपको हम लोग बता चुके हैं पीछे कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य होता है इनपुट लेना, आउटपुट देना, स्टोर करना, नहीं, डाटा को प्रोसेस करना और रिजल्ट के रूप में उसको दिखाना। ऊपर में हम लोग यहाँ पर जाने थे इसका 5 कार्य क्या होता है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 5 कार्य के बारे में जाने थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं ALU, CU और CPU को परिभाषित कीजिए। आपको हम बता चुके हैं, आप एक बार पीछे से देख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है अंक गणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाली यूनिट को क्या कहा जाता है। आपको तुरंत बताए हैं कि जब भी कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा उसको हम लोग कहते हैं ALU। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU और CU संयुक्त रूप से क्या बनता है, जब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, तब उसको हम लोग कहेंगे CPU। तब उसको क्या कहेंगे, CPU। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा को परिमाण प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिमाण प्राप्त करने को क्या कहते हैं। आपको अभी तुरंत बताए थे, आउटपुट। जब आप लोग कोई डाटा करते हो तो उससे जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट। अब आता है पेरिफेरल डिवाइसेस। मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब जो कंप्यूटर में कनेक्ट होता है अलग अलग डिवाइसेस, वो इनपुट हो या आउटपुट हो। सबसे पहले आता है इनपुट उपकरण, उसके बाद आता है आउटपुट उपकरण, उसके बाद अन्य आता है। तो 3 प्रकार का उपकरण हो गया जो कंप्यूटर में कनेक्ट होता है, इनपुट, आउटपुट और अन्य। अब यहाँ पर आते हैं, इसके स्ट्रक्चर को एक बार देखते हैं। ये कंप्यूटर का क्या स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं, इसको हम लोग डिस्क ड्राइव कहते हैं, जिसमें CD ड्राइव लगता है। जैसे CD लगाते हो ना, अब तो CD का प्रचलन खत्म हो गया है, अब डायरेक्ट लोग पेन ड्राइव लगाते हैं, लेकिन पहले के समय में CD लगाया जाता था। अभी भी किसी किसी काम के लिए उसको हम लोग डिस्क ड्राइव कहते हैं। माउस हो गया जिससे इनपुट देते हैं, कीबोर्ड हो गया जिससे इनपुट देते हैं। अब यहाँ पर इनपुट उपकरण के बारे में जानेंगे, इनपुट उपकरण क्या क्या हैं। तो इनपुट उपकरण के बारे में कुछ फेमस इनपुट उपकरण, सबसे पहले कीबोर्ड, उसके बाद माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर, टच स्क्रीन, ध्वनि के लिए माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल इत्यादि। ये सारा हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पर आते हैं हमारा कीबोर्ड। यहाँ पर कीबोर्ड के चित्र में आप देख सकते हैं। सबसे पहला अगर आपको कोई पूछता है कीबोर्ड क्या है, तो कहेंगे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है।
कीबोर्ड में सामान्यतः 104 आपको दिया हुआ भी है, 104 की ऑफिशियल होते हैं, लेकिन कभी कभी गेमिंग कीबोर्ड या अभी के समय में अलग अलग कीबोर्ड होने लगे हैं, उसमें अलग अलग की भी होते हैं, लेकिन ऑफिशियल की 104। अगर आपको क्वेश्चन आता है कीबोर्ड में कितनी की होती है तो हम लोग क्या कहेंगे, 104। अब कहते हैं कि सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कीबोर्ड क्या है, QWERTY कीबोर्ड, मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला कीबोर्ड यही है। और हम लोग जो कीबोर्ड यूज करते हैं जिसमें ASDF टाइप करते हैं होम रो में, वो हमारा होता है यही कीबोर्ड। ठीक है, हम लोग समझ गए कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड में 104 की होता है और सामान्यतः QWERTY कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, और हम लोगों के पास जो कीबोर्ड है इसी पर बेस्ड है, और इसका काम है कंप्यूटर को डाटा देना यानी इनपुट देना। अब आता है आपका माउस। माउस क्या है तो हम लोग जानेंगे, माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, या इसी को कहते हैं माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। माउस एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस, इसी से ना हम पॉइंट करते हैं किसी चीज को, तो माउस एक क्या हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। इसका उपयोग हम हाथ से करते हैं कंप्यूटर को पॉइंट करने के लिए या इनपुट देने के लिए। तो हमको पूछता है कोई कि माउस क्या है, तो हम लोग कहेंगे माउस एक इनपुट या पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग हम किसी चीज़ को सेलेक्ट, ड्रैग या ड्रॉप करने के लिए करते हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ पर वही चीज़ आपको बताई गई है कि अब कंप्यूटर में ये माउस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। माउस इस तरह से आपका होता है। माउस में आपको सामान्यतः 3 की होती है। अब एक हो गया आपको इस तरह से माउस बन गया, एक हो गया आपका लेफ्ट, एक हो गया आपका राइट, एक हो गया आपका लेफ्ट, एक हो गया आपका राइट क्लिक। उसके बाद बीच में आपको एक स्क्रॉल व्हील मिलता है, बीच में आपको एक स्क्रॉल व्हील मिलता है। समझ में आ गया, ये माउस हो गया। एक आपका हो गया लेफ्ट क्लिक, एक हो गया आपका लेफ्ट क्लिक, एक हो गया आपका राइट क्लिक, राइट क्लिक, और बीच में हो गया आपका, समझ गए, माउस का स्ट्रक्चर इसी तरह से है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, बीच में स्क्रॉल व्हील। अगर आपको कोई पूछेगा तो कहेंगे 3 की होता है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल व्हील। और कोई पूछता है कि माउस क्या है, तो माउस एक तरह का इनपुट डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर आता है लाइट पेन। लाइट पेन जब आप कंप्यूटर के डिस्प्ले पे लिखते हो या टैब के डिस्प्ले पे लिखते हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट पेन। यह एक नॉर्मल कलम के तरह ही दिखता है, तो हम लोग इसको जानते हैं यह एक इनपुट उपकरण है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए प्रकाश संवेदी सूचक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का प्रयोग करता है। लाइट पेन माउस से समान होती है जैसे चित्र में दिखाया गया है, सिवाय इसके कि लाइट पेन द्वारा आप पॉइंट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं और पेन द्वारा ऑब्जेक्ट को इंगित डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं। तो मतलब किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए अगर डिस्प्ले पर करना है तो हम लोग लाइट पेन से कर सकते हैं, नॉर्मल पेन से नहीं। अब आता है ऑप्टिकल स्कैनर। जब आप किसी इमेज को स्कैन करते हो, पहले आता था इस तरह से स्कैनर, सिर्फ उसका काम होता था किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, लेकिन अभी के समय में प्रिंटर में ही स्कैनर आ गया है। तो पहले कहा जाता था कि इनपुट डिवाइस है, अब पूछा जाता है कि प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट, तो इसमें कहते हैं प्रिंटर इनपुट डिवाइस है लेकिन स्कैनर लगा हुआ है तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों है। प्रिंटर वैसे आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन उसमें जब आपको लगा होगा स्कैनर तो आप उसको क्या कहेंगे कि स्कैनर वाला क्या होगा, इनपुट आउटपुट दोनों होगा। अब इसमें क्या है कि इस श्रेणी के उपकरण मैनुअल रूप से इनपुट किए जाने वाले डाटा को पूर्णतः समाप्त कर देता है। उदाहरण के लिए बारकोड रीडर। अब क्या आ गया है, बारकोड रीडर जो क्या करता है, किसी क्यूआर को स्कैन करके डायरेक्ट कर देता है कंप्यूटर में डाटा को फीड। इमेज स्कैनर छपी हुई छवियों, मतलब सीधा समझ लीजिए किसी इमेज को कंप्यूटर में डिजिटल रूप में देना, मतलब किसी हार्ड कॉपी को डिजिटल रूप देना ही स्कैनर का काम है।
टच स्क्रीन एक डिस्प्ले की तरह होता है। नॉर्मल स्क्रीन आउटपुट डिवाइस होगा, लेकिन टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस होगा। काहे कि टच स्क्रीन के माध्यम से हम लोग किसी इनपुट को कंप्यूटर को दे सकते हैं, और इसका काम होता है किसी डाटा को दिखाना यानी आउटपुट देना, लेकिन जब टच स्क्रीन होगा तो उससे हम लोग इनपुट भी देते हैं। माइक्रोफोन, जिससे हम लोग ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो माइक्रोफोन एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है जिससे हम लोग किसी ध्वनि को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आता है आपको डेस्कटॉप माइक्रोफोन, जो ऑटो फिट रहता है। एक हो गया हाथ द्वारा उपयोग करने वाला माइक्रोफोन, तो दोनों का काम ऑडियो को इनपुट करवाना है। एक होता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक भी पॉइंटिंग उपकरण है जो उल्टा रखे माउस जैसा होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, पॉइंटर को चलाने के लिए आप अपने अंगूठे उंगलियों या हाथ की हथेलियों द्वारा बॉल को घुमाते हैं। उस पर आपको एक बॉल बना होगा। आप उस पर क्या कर सकते हैं, आप फिंगर को जिस तरह से स्क्रॉल करिएगा उस तरह से आपको क्या होगा, उधर टर्न होगा। तो यही आपको ट्रैक बॉल का काम है। अब यहाँ पर आता है आउटपुट उपकरण। आउटपुट उपकरण की बात करें तो आपको इसमें सबसे पॉपुलर आउटपुट उपकरण मॉनिटर है। आउटपुट डिवाइस से सबसे पॉपुलर मॉनिटर है। उसके बाद प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सारा आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। अगर मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, सबसे बड़ा आउटपुट डिवाइस जो किसी भी रिजल्ट को प्रदर्शित करता है। मॉनिटर का काम क्या है, किसी भी रिजल्ट को प्रदर्शित करना, दिखाना। अब मॉनिटर की बात करें तो ये दो टाइप का यहाँ पर दिया हुआ है। एक होता है CRT, एक होता है LCD। अब तो एक और इसमें ऐड हो गया है LED, लेकिन पुराने सिलेबस के हिसाब से उसमें LED ऐड नहीं किया गया है। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, और LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आगे हम लोग देखेंगे कैथोड रे ट्यूब, CRT या कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर एक विशिष्ट मॉनिटर है जो आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पर देखते हैं। यह टेलीविजन, मतलब आप जो टीवी घर में देखते थे ना, पुराना वाला डब्बा वाला टीवी, वो आपका हो गया क्या, CRT मॉनिटर। डब्बा वाला टीवी क्या हो गया, CRT मॉनिटर, जो आप देखते हैं जिसमें पीछे में बड़ा ट्यूब निकला रहता है। और इसका काम क्या है, बस डिस्प्ले करना। इसी प्रकार के मॉनिटर बड़ी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, मतलब जिसमें वो बड़ा वाला निकला रहता है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब लगा रहता है, उसी को हम लोग CRT मॉनिटर कहते हैं। LCD का बताए थे फुल फॉर्म, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये सारे फुल फॉर्म को याद कर लेंगे, बाद में आपको एग्जाम में यही सारा फुल फॉर्म पूछा जाता है। अब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में आपको यहाँ पर ये वैक्यूम ट्यूब नहीं मिलेगा, इसमें पेपर का यूज़ किया जाता है। प्रस्तुत के लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का उपयोग करते हैं। इन दिनों LCD मॉनिटर बहुत लोकप्रिय है। आपको बताए थे ना, LCD बहुत है, लेकिन अभी के समय में कौन सा है, LED। इसको हम लोग कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। LED को क्या कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। इसका काम क्या है, LED के तर्ज पे ये बना हुआ है, और अभी के सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला मॉनिटर LED मॉनिटर ही है। अब बात हम लोग करते हैं इसके रेजोल्यूशन की बात करते हैं। तो रेजोल्यूशन की बात, अधिकतम मॉनिटर का रेजोल्यूशन 800 से 600 पिक्सल का होता है। उच्च कोटि के मॉनिटर का रेजोल्यूशन 1024 पिक्सल और 768 पिक्सल का होता है। आप कंप्यूटर में जब जाएंगे तो नॉर्मल ये जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके डिस्प्ले पर पिक्चर अच्छा दिखाई देगा। फिर 1280 1024 पिक्सल का होता है। आजकल मॉनिटर उच्च रेजोल्यूशन या निम्न रेजोल्यूशन में उपलब्ध है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये जो तीनों आपको दिया हुआ रेजोल्यूशन है, तो ये पहले को छोड़ दीजिए, ये दूसरा और तीसरा रेजोल्यूशन का अगर उपयोग करते हैं तो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर पिक्चर का क्वालिटी अच्छा दिखेगा। अब प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका काम है किसी भी डाटा को, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके देना। मतलब आपके कंप्यूटर में कोई भी डिजिटल है तो उसको पेज में प्रिंट करके देना। प्रिंटर का अलग अलग प्रकार, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। अगर लेजर प्रिंटर की बात करें तो लेजर प्रिंटर उच्च गुणवत्ता के प्रिंट का उत्पादन
करता है। जैसे कि आपके पास जो पाउडर वाला प्रिंटर है जिसमें आपको पाउडर दिया जाता है और पाउडर भरने के बाद उसको प्रिंट किया जाता है, उसको हम लोग लेजर प्रिंटर कहते हैं, जिसमें पाउडर लगता है। और यह बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और इसमें बिजली की भी खपत ज़्यादा होती है, तो लोडिंग होता है। सबसे तेज गति वाला लेजर प्रिंटर प्रति मिनट 200 मोनोक्रोम पेज और 100 रंगीन पेज प्रिंट कर सकता है। रंगीन पेज प्रिंट करने का मतलब यहाँ ब्लैक एंड वाइट ही होता है, कलर प्रिंट नहीं होता है। BW ब्लैक एंड वाइट ही होता है। लेजर जेट प्रिंट हमेशा ब्लैक एंड वाइट में ही देगा। अब आता है इंक जेट प्रिंटर, जिसमें इंक लगता है, वो इंक जेट हो गया। और यह प्रिंटर क्या होता है, सस्ता होता है, स्लो प्रिंट करता है, ब्लैक एंड वाइट कलर दोनों प्रिंट करेगा। ठीक है, तो जो आपके घर में रहता है कलर प्रिंटर, उसी को हम लोग इंक जेट प्रिंटर भी कहते हैं। चलिए आगे। अब आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें तो आपके अगल बगल में कहीं पर मेडिकल स्टोर होगा जो बिल काटने के लिए उपयोग किया जाता है। डॉटेड डॉटेड उसमें पेज में दिखता है, जो लिखाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। इसका ये क्या होता है, महंगा होता है इसकी, लेकिन लेजर जेट जो होता है उससे कीमत इसका कम होता है, इंक जेट से महंगा होता है। डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर का समझ गए कि यह क्या होता है, यह आपका लगभग कॉमर्शियल यूज यानी हॉस्पिटल में किया जाता है। और इसमें रिबन लगता है। इसमें जैसे आपको लेजर जेट में कार्टेज लगता है और आपको इंक जेट में इंक लगता है, और यहाँ पर लेजर जेट जो होता है उसमें आपको रिबन लगता है। ठीक है, इसकी गति कैरेक्टर्स प्रति सेकेंड में मापी जाती है, मतलब कितना ये कैरेक्टर लिख सकता है, मानी डॉटेड से कैरेक्टर बनता है और कितना कैरेक्टर लिख सकता है, यही डॉट मैट्रिक्स का काम होता है। लाइन प्रिंटर का उपयोग सामान्यतया विशाल कंप्यूटर के साथ टेक्स्ट आधारित डाटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट के लिए किया जाता है। लाइन प्रिंटर तीव्र गति का प्रिंटर होता है जिसकी गति प्रति मिनट लगभग 100 से 3800 लाइन होती है। यह 1 मिनट में 100 से लेकर के 3800 लाइन तक को कर सकता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लाइन प्रिंटर कितना प्रिंट कर सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं 100 से 3800। समझ में आ गया। लाइन प्रिंटर के प्रिंट की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। इसकी कीमत लाखों रुपये में है। यह बहुत महंगा होता है क्योंकि इसका कम रिसर्च में यूज किया जाता है, यह नॉर्मल उपयोग नहीं होता है। प्लॉटर एक विशेष तरह का आउटपुट उपकरण है जो प्रिंटर की तरह विभिन्न तरीके के कागज पर चित्रों का निर्माण करता है। विशाल आरेख या छवियों का निर्माण करने के लिए प्लॉटर्स डिजाइन किए जाते हैं। मतलब आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं प्लॉटर का, जैसे कि आप लोग को बड़ा इमेज होता है उसको आपको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लॉटर का उपयोग करके, जैसे प्रिंटिंग प्रेस में आप लोग देखते हैं तो वही हो गया। फ्लैट बोर्ड, ड्रम, अगर आपको क्या करना है, बड़े प्रिंट को निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लॉटर का उपयोग करेंगे। आप एक बार इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका काम वही होता है, बड़े बड़े इमेज को, बड़े बड़े पोस्टर को प्रिंट करके देना, प्लॉटर का काम। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह 2 तरह का होता है, फ्लैट बेड और ड्रम बेड। अब यहाँ पर बात स्पीकर का करते हैं। तो स्पीकर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है और इसका काम क्या है, कंप्यूटर से ध्वनि को हमको सुनाना, यानी कि कोई भी जो कंप्यूटर या वीडियो में जो वॉइस होता है उसको सुनाना किसका काम है, स्पीकर का। अब यहाँ पर माउस एक आउटपुट उपकरण है, सही या गलत तो इसको आप लोग देख सकते हैं। माउस क्या है, एक इनपुट उपकरण है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग OCR का अर्थ ऑप्टिकल कंटेंट रीडर होता है। तो इस तरह से आपको इसमें सभी प्रकार के प्रश्न भी दिए गए हैं, आप जिसको अपने से पढ़ सकते हैं। आपको हमने ऊपर में ये सारा कंटेंट को बताया है। कंप्यूटर में मेमोरी सिस्टम, कंप्यूटर में मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर में होता है रैम होता है, रोम होता है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर बात है कि कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी जो होता है कंप्यूटर का आवश्यक भाग होता है, यानी कि जिसको रैम आप कहते हैं वही प्राइमरी मेमोरी होता है।
अब रैम प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है। जैसे कंप्यूटर बंद किया जाता है तो प्राइमरी मेमोरी का डाटा लुप्त हो जाता है, यानी आप किसी चीज़ पे जो काम कर रहे हो अभी खोल के, वो किस में रहता है, वो आपको रहता है प्राइमरी मेमोरी में। लेकिन यदि कंप्यूटर बंद होता है तो आपका प्राइमरी मेमोरी क्या होगा, का डाटा लॉस हो जाएगा। यदि आप उसी चीज़ को सेव करके रखते हो हार्ड डिस्क में तो वो आपका डाटा लॉस नहीं होगा। जैसे सेकेंडरी मेमोरी हो गया, यदि पेन ड्राइव या सीडी रोम में वही डाटा सेव रहता है तब आपका लॉस नहीं होगा। यानी जिस पे काम कर रहे हैं वो अभी किस में है, प्राइमरी मेमोरी में, और जो सेव हो गया वो सीडी रोम या पेन ड्राइव में है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो कंप्यूटर स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको किसका उपयोग किया जाता है, सॉफ्टवेयर का। कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, इन सारे चीज़ों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोग्राम करके कंप्यूटर को दिया जाता है। अब इसमें बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो आपको बता चुके हैं सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, यानी कि कंप्यूटर में जैसे हो गया हमारा विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, जिसके बिना कंप्यूटर संभव ही नहीं है, उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, नोटपैड हो गया, एमएस पेंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोई भी एप्लीकेशन है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कोई भी अगर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हो फिर भी कंप्यूटर चलेगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा एक प्राइम नीड है, मतलब बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। आप समझ में आ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर रोम में भंडारित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जब किसी डाटा को क्या करता है, रोम में भंडारित करता है, कंप्यूटर की विभिन्न इकाई को सक्रिय कर देता है और आपके द्वारा काम करने के लिए उन्हें तैयार करता है। प्रोग्रामों को इस सेट को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसको कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करना, सारा चीज़ को सेट करना ताकि आप कोई काम करें और वो बहुत फास्ट हो, उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी कंप्यूटर को चलाने में जो मदद करता है, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बैठाता है उसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ संचार के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। जिसके हार्डवेयर यंत्रों की बात करें, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर इत्यादि का प्रबंधन करता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन बना करके रखना। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपको पहले भी बता चुके हैं, आपके कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, यानी कि सीधा अगर पूछा जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका काम होता है किसी भी अलग अलग कैटेगरी वाइज कामों को करना। यानी डाटा का स्टोर करना है तो उसका सॉफ्टवेयर अलग होगा, अकाउंटिंग करना है तो उसका सॉफ्टवेयर अलग होगा, इमेज बनाना है तो उसका सॉफ्टवेयर अलग होगा। तो यही होता है। अब इसमें होता है जनरलाइज्ड पैकेज, कस्टम पैकेज। जनरलाइज पैकेज क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की सामान्य जरूरत, मतलब जैसे कि हो गया हमको ड्राइंग करना है तो एमएस पेंट होता ही होता है और बहुत सिंपल है, तो ये हमको जनरल हो गया। अब इसी तरह का हो गया किसी चीज़ को करना जो जनरल बहुत आसानी से होता है, नॉर्मल रहता ही है, उसी को जनरलाइज कहते हैं। और स्पेशल हो गया, जैसे अकाउंटिंग करना है तो टेली डाल रहे हैं तो वो हमको हो गया एक स्पेशल। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, दस्तावेज को बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, तो आपको इसके लिए एमएस वर्ड होता है। स्प्रेडशीट, एक्सेल हो गया, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट हो गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको इसमें एमएस एक्सेस आता है, वो हो गया। ग्राफिक्स टूल्स, पेंट, शॉप प्रो, एडोब, फोटोशॉप। इसमें आपको अगर पूछेगा वर्ड प्रोसेसिंग, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है लगभग, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन सा होता है, इसमें से नहीं है इस तरह का प्रश्न, तो आप इसको एक बार देख लेंगे। अब कस्टमाइज पैकेज की बात करते हैं तो आगे आपको कि यह वे एप्लीकेशंस होते हैं जिनका विकास किसी संगठित संस्था, जैसे कि कोई माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अपने लिए कोई बनाया, हाई लेवल लैंग्वेज बनाया, तो वो हो गया आपका कस्टमाइज पैकेज। कंप्यूटर की भाषाएं, कंप्यूटर की अगर लैंग्वेज की बात करें
तो हम आपको बताए थे कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार का लैंग्वेज किया जाता है, तो लेकिन इसको अलग अलग कैटेगराइज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और आपको असेंबली लैंग्वेज में किया गया है। हाई लेवल लैंग्वेज भी होगा। तो लो लेवल लैंग्वेज का अर्थ उस मौलिक तरीके से है जो मशीन को समझ में आती है। लो लैंग्वेज के उदाहरण नीचे दिए गए हैं आपको। जैसे मशीन लैंग्वेज लो लैंग्वेज का उदाहरण है। यह भाषा 0 से 1 यानी कि बाइनरी डिजिट जिसको कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट, 0 और 1। कंप्यूटर किसी भी डाटा को 0 और 1 के फॉर्म में ही लेता है। कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। हम कोई भी डाटा कंप्यूटर को फीड करते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज, इस भाषा में मशीन कोड 0 उनको संकेतित कोड द्वारा प्रस्थापित किया जाता है, जिसमें निमोनिक्स कहते हैं, ताकि इसे अधिक अनुकूल बनाया जा सके। प्रोग्रामिंग संरचना को सुधारने के लिए यह प्रथम चरण है। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम लोग असेंबली लैंग्वेज या हम लोग क्या किसका यूज करते हैं, या हम लोग मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। आपका अब दूसरा आ गया हाई लेवल लैंग्वेज। बताए थे लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हो गया जो अभी के समय में ज़्यादा उपयोग होता है, जिसका उपयोग करके हम अलग अलग कोड बनाते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, उसी को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे आपका बेसिक हो गया, कोबाल हो गया, प्रोटॉन हो गया, सी हो गया, C++ हो गया। अगर आपको पूछेगा इनमें से कौन एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा, एक नहीं रहेगा, तो आपको चूज करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंप्यूटर लैंग्वेज कौन कौन सा है, बेसिक है, कोबाल है, प्रोटॉन है, सी है और C++ है। बस ये समय के साथ बदला है कि मतलब पहले बेसिक चलता था, फिर कोबाल आया, प्रोटॉन आया, सी आया, प्लस आया, जावा आया, अब तो पाइथन है। ये सारा कंप्यूटर का हमारा लैंग्वेज हो गया। कंपाइलर और असेंबलर अब आता है। जैसा कि आप जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर होता है और असेंबली लैंग्वेज चूंकि मशीन पर निर्भर होता है, फिर भी निर्देशों के लिए निमोनिक्स का उपयोग किया जाता है, जिसे मशीन नहीं समझती है। तो मतलब कि कंप्यूटर किसी लैंग्वेज को बताए थे आपको कि लो लेवल लैंग्वेज में निमोनिक्स का उपयोग किया जाता है किसी डाटा को समझने के लिए, लेकिन कंपाइलर और असेंबलर का क्या काम होता है, उसी डाटा को कन्वर्ट कर देना। हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स प्रोग्राम होगा, उसको कंपाइलर के माध्यम से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब कंपाइलर या असेंबलर का क्या काम है, हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज को क्या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, असेंबलर या कंपाइलर। अगर आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, कंपाइलर। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, बहुत VVI क्वेश्चन है। अब इसमें आता है सोर्स असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर लैंग्वेज, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज कंपाइलर, और हमारा असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में असेंबलर का उपयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर लो लेवल प्रोग्राम की तुलना में हाई लेवल प्रोग्रामिंग अधिक आसान है, तो यहाँ पर अलग अलग आपको दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर क्या है, इनपुट उपकरण क्या है, ये सारा चीज़ आपको ऊपर में बताया जाएगा। CRT, LCD, लेजर प्रिंटर, हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, प्लॉटर, ये यहाँ पर सारा चीज़ दिया गया है और नीचे में इसका आंसर भी दिया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करें। आगे हम लोग आपके लिए इसके लिए लेसन 2 लाएंगे, जिसमें आपको आगे के बारे में बताएंगे। तो इसको आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये बेल्ट्रॉन के लिए बहुत ही रामबाण है, बेल्ट्रॉन के लिए रामबाण है। डाटा एंट्री ऑपरेटर यदि आप बनना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कर दें और आगे मेरे साथ कंटिन्यू रहें। धन्यवाद।